एक मिनट, आपको ये लग रहा है कि मैंने अपनी बेटी की खातिर तुमसे शादी की है कि तुम मेरी बेटी को संभालोगी? तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। मैं सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते ये शादी की है। माना कि नरेश जी बहुत अच्छे इंसान हैं, आप उनकी बेटी हैं, अच्छी ही होंगी, लेकिन अपनी बेटी के लिए मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। उसके लिए मैं अकेला ही हूँ। विक्रम चौधरी ने बिस्तर पर लेटे हुए वैशाली के दिमाग में आने वाले सारे सवालों का जवाब एक ही बार में दे दिया। आप अमीरों के भी अजीब चोचले हैं, एक से आवाज आए तो दूसरी, दूसरी से आवाज आए तो तीसरी। जितनी मर्जी उतनी शादी कर लें, आपको क्या फर्क पड़ता है? पैसा है, जितनी मर्जी शादी करें। वो गुस्से से पलटी और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी। तभी विक्रम बिस्तर से उठकर उसके करीब आया और उसे कमर से खींचकर अपने ऊपर गिरा लिया। उसकी नर्म धड़कनों का एहसास अपने चौड़े सीने पर महसूस होते ही विक्रम के पूरे बदन में एक सुरसुरी सी दौड़ गई। अंकल, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कैसे ये शादी कर सकता हूँ? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं, और ये कैसे हो सकता है? विक्रम चौधरी ने हैरानी से पूछा। मेरी इज्जत का सवाल है विक्रम, मेरी बेटी का फ्यूचर अंधेरे में डूब जाएगा। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मेरी वैशाली को बचा लीजिए। वो हाथ जोड़कर बोल रहे थे। विक्रम ने उन्हें फौरन थाम लिया कि वो नीचे ना झुके। आखिर क्या वजह हुई बारात न आने की? विक्रम ने उलझे भरे अंदाज में पूछा था। बेटा, वो लोग फोन नहीं उठा रहे। बस एक बार खन्ना साहब से बात हुई कि उनका बेटा राजी नहीं है और वो घर छोड़कर चला गया है। बारात नहीं आएगी तो हम इंतजार ना करें। नरेश जी रोते हुए बोले। गरीब लोगों के पास इज्जत के अलावा होता भी क्या है? पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा है। नरेश जी की बेटी वैशाली की शादी थी। सभी मोहल्ले की लड़कियों को इकट्ठा करके वैशाली ने रात को खूब रौनक लगाई थी। वो पहली लड़की थी जो अपनी शादी को खूब एंजॉय कर रही थी और खुश भी बहुत थी, लेकिन अब उतनी ही परेशान और चुप बैठी थी क्योंकि उसके पापा की आंखों में आंसू थे। अनिकेत उनके पापा के दोस्त खन्ना साहब का बेटा था और नरेश जी ने उसका रिश्ता दिलो जान से स्वीकार किया था। सब कुछ अच्छे से हो रहा था कि अचानक फोन करके बारात लाने से इनकार कर दिया। नरेश जी पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। उनका दिल बुरी तरह से दहल गया था। सब लोग आपस में खुसुर पुसुर करने लगे थे। ऐसे में शहर से उनके मालिक राघव चौधरी के बेटे विक्रम चौधरी उनकी बेटी की शादी अटेंड करने के लिए आए थे और यहाँ ये सूरत हाल देखकर काफ़ी अपसेट भी हुए थे। और जब नरेश जी ने विक्रम से ये विनती की कि वो उनकी बेटी से शादी कर ले, तो विक्रम सोच में पड़ गया। वो हाँ कैसे कर सकता था, जबकि घर में इस बारे में किसी से जिक्र भी नहीं किया था कि वो किसी और से शादी में आया है और खुद दूल्हा बन सकता है। लेकिन नरेश जी के चेहरे पर छाया दर्द और दुख। विक्रम देख नहीं पा रहा था, मजबूरन उसे ये फैसला लेना पड़ा कि वो उनकी बेटी से शादी कर ले। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ अंकल, लेकिन मैं आपको एक बात साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरी एक बेटी भी है। मेरी बेटी सोनाली पैदाइश पर मेरी पत्नी सुहानी का देहांत हो गया, इसलिए ये सारी सच्चाई आप अपनी बेटी को बता दीजिए। अगर उसे कोई ऐतराज नहीं है तो मैं ये शादी आपकी इज्जत बचाने की खातिर कर लूँगा। विक्रम चौधरी ने साफ शब्दों में नरेश जी को अपनी बात बता दी। नरेश जी सोच में डूब गए। वो अपनी बेटी से ये सब नहीं कह सकते थे। अगर कह देते तो यकीनन उनकी बेटी शादी से इनकार कर देती, और फिलहाल वो इस कंडीशन में नहीं थे कि वो हर सूरत में ये शादी करवाना चाहते थे और उनके पास आखिरी उम्मीद सिर्फ विक्रम चौधरी ही थे। वो खुशी से विक्रम का हाथ थाम कर बोले, आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा चौधरी साहब। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। रही बात मेरी बेटी से पूछने की, तो मैं उससे पूछ लूँगा। मुझे उम्मीद है वो इनकार नहीं करेगी। आप बस शादी की तैयारी करें। और इस तरह वैशाली और विक्रम चौधरी की शादी हो गई। लेकिन नरेश जी ने विक्रम की पहली शादी और बेटी के बारे में वैशाली को कुछ न बताया। पापा, आपने अचानक मेरी शादी किसी और से क्यों कर दी? वैशाली ने अपने पापा से अचानक शादी के बारे में पूछा।
उनकी आंखों में आंसू थे। उसके पापा ने वैशाली को अपने सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, हम गरीबों की इज्जत कांच की तरह होती है। अगर चौधरी विक्रम तुमसे शादी के लिए राजी ना होते तो शायद तुम अपने आप को खो देती, क्योंकि मैं कभी भी अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकता। पूरे मोहल्ले में बदनाम हो जाते। लोग लड़के वालों को कुछ नहीं कहते, सारी उंगलियां लड़की के ऊपर रुकती हैं। और मैं जानता हूँ मेरी बेटी का कैरेक्टर कितना साफ सुथरा है। इसके बावजूद भी अगर कोई उंगली उठाता तो यह बात मुझसे बर्दाश्त ना होती और मैं अपनी जान दे देता। अपने बाप की बात सुनते हुए वैशाली उनके सीने से लग गई। अपने बाप की खातिर वो शादी के लिए राजी हुई थी। बेटा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे पापा ने तुम्हारा भला सोचकर ये कदम उठाया है। अपने पापा को कभी गलत मत समझना। वो रोते हुए अपनी बेटी के आंसू पोंछ रहे थे और बेटी अपने पापा के आंसू पोंछ रही थी। बेटा, थोड़ी देर में विदाई है। मुझे यकीन है मेरी बेटी कभी मेरा सिर नीचा नहीं करेगी। वो उसे दबे दबे शब्दों में समझा रहे थे। वो समझकर भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसके पापा कहना क्या चाहते हैं। विक्रम चौधरी ने घर के नंबर पर कॉल करके बात की। घर में विक्रम चौधरी की दादी रितिका चौधराइन का राज था। हर फैसला उनकी मर्जी से होता था, लेकिन विक्रम चौधरी के आज के फैसले ने उनको आसमान से जमीन पर लाकर पटक दिया था। वो गुस्से से वल खा रही थी। चौधरी राघव, तुम्हारा बेटा वहाँ मुंशी नरेश की बेटी की शादी में गया था या उससे खुद शादी करने। इस वक्त चौधरी की बड़ी हवेली में पंचायत लगी हुई थी। कुछ ही देर में ये बात बड़ी हवेली में आग की तरह फैल गई थी कि चौधरी विक्रम ने गांव में मुंशी नरेश की बेटी से शादी कर ली है और एक आम सी लड़की को वो अब बड़ी हवेली की बड़ी बहू बनाकर ला रहा है। सभी मुंह में उंगलियां दबाए बैठे इस हकीकत को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि चौधराइन तो इस हकीकत को किसी भी तौर पर स्वीकार करने को राजी नहीं थी। उनका बड़ा और लाडला पोता कैसे किसी मुंशी की बेटी को इस हवेली की बहू बनाकर ला सकता था, उन्हें अब तक यकीन नहीं हो रहा था। चौधरी राघव अपनी बड़ी सी हवेली में अपनी माँ और अपने बीवी बच्चों के साथ रहते थे। उनके दो बच्चे थे, बड़ा बेटा विक्रम चौधरी और बेटी निहारिका। चौधरी राघव ने विक्रम की शादी अपने दोस्त अंशु शुक्ला की बेटी सुहानी से की थी। सुहानी बहुत ही प्यारी बच्ची थी, राघव जी को बहुत पसंद थी और फिर विक्रम को भी वो पसंद आई थी, तो दोनों की शादी तय कर दी गई। विक्रम की बहन निहारिका की मंगनी सुहानी के भाई मोहित के साथ तय थी। निहारिका की पढ़ाई पूरी होते ही दोनों की शादी करने का इरादा था। विक्रम और सुहानी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन शादी के बाद दोनों उसका साथ ज़्यादा न रहा। एक बेटी की पैदाइश के बाद ही वो इस दुनिया से चल बसी। बस लोगों ने दिल पर पत्थर रखकर इस हकीकत को कबूल कर लिया था और अब 1 महीने बाद निहारिका और मोहित की शादी भी थी। सुहानी की मौत को 1 साल गुजर चुका था। उसकी छोटी सी बेटी सोनाली का ख्याल निहारिका ही रखती थी। निहारिका की अपनी भतीजी सोनाली में जान बसती थी। हालांकि पूरी चौधरी हवेली की बागडोर रितिका जी ने संभाल रखी थी और उनका फैसला आखिरी फैसला होता था। माँ जी, इतना हाइपर क्यों होती हैं? गुस्सा सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। आप विक्रम को वापस आ लेने दें, वही इस बात का अच्छे से जवाब दे सकेगा। चौधरी राघव ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा। लेकिन उसके इस काम की कोई माफ़ी नहीं है राघव। अंशु शुक्ला ने गुस्सा बर्दाश्त करते हुए कहा। मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। राघव चौधरी ने माथे पर बल डालकर पूछा। उसी वक्त मोहित भी घर में दाखिल हुआ था। दोनों के घर बिल्कुल आसपास थे, इसलिए एक दूसरे के घर में आना जाना लगा रहता था। अपने बाप और होने वाले ससुर की बात सुनकर मोहित चौंक उठा था। आपके बेटे की शादी सब पर भारी पड़ने वाली है चौधरी राघव, अंशुल शुक्ला ने साफ शब्दों में कहा। एक पल के लिए वहां खामोशी छा गई। तुम जो कहना चाहते हो साफ साफ शब्दों में बोलो अंशुल शुक्ला, तो ज़्यादा सही होगा। राघव चौधरी ने खुद को संभालते हुए कहा। आप दोनों चुप रहो। अभी मैं जिंदा हूँ, जिस दिन मर गई उस दिन खुद फैसला कर लेना, रितिका जी ने गुस्से से बोली थी। उस वक्त सभी को विक्रम के फैसले पर बहुत गुस्सा और अफसोस हो रहा था, लेकिन उसके
वापस हवेली आने तक सब लोग चुप हो गए थे। आखिरकार मुंशी नरेश ने बेटी की विदाई कर दी। विक्रम की गाड़ी वहां से निकली तो उसके साथ उसके गार्ड की भी दो गाड़ियां आगे पीछे थीं। चौधरी विक्रम ड्राइवर के साथ आगे बैठा हुआ था, जबकि वैशाली दुल्हन बनी बड़ी सी चादर खुद पर लपेटे पीछे बैठी हुई थी। वो एक नज़र अपने दूल्हे को देखना चाहती थी, लेकिन कोशिश के बावजूद भी देख नहीं पा रही थी। शादी के वक्त उसके चेहरे पर घूंघट डाल दिया गया था। ये उसके गांव की एक रस्म थी कि शादी से पहले दुल्हन दूल्हे को नहीं देख सकती थी। वो पीछे की सीट से सिर्फ विक्रम के काले घने बालों का सिर ही देख पा रही थी। वो बिल्कुल अकेली थी और चौधरी विक्रम के साथ उसकी बड़ी हवेली जा रही थी। नहीं जानती थी कि वहां जाकर उसे और कितनी आजमाइशें देखनी पड़ेंगी। वो हंसती मुस्कुराती लड़की अब हंसना बोलना भूल जाएगी। जिंदगी में उसके लिए अभी और इम्तिहान बाकी रखे थे। गाड़ी में गहरी खामोशी छाई हुई थी। 2 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी शहर की चौधरी के हवेली में दाखिल हुई थी। मेन गेट के अंदर आते ही पेड़ों के ऊंचे ऊंचे झुंड महसूस हुए थे। ये एक शहर का सबसे महंगा इलाका था, जहां पर चौधरी की हवेली सबसे बड़ी हवेली मानी जाती थी। बड़े से पोर्चे में गाड़ी रोकते हुए चौधरी विक्रम गाड़ी से नीचे उतरा। गाड़ी की पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते हुए उसने छुई मुई सी वैशाली को घूंघट और नीचे करने के लिए कहा। वो जिस लड़की को विदा करके अपने साथ लेकर आया था, अभी तक उसका चेहरा तक नहीं देखा था और ना ही उसे देखने की कोई ख्वाहिश थी। वैशाली नीचे उतरी। चौधरी विक्रम ने संजीदगी से उसका नाम लिया तो वो सक पका गई थी। अपना लहंगा संभालती हुई और अपनी चादर को मजबूती से पकड़े गाड़ी से नीचे उतरी। चलिए मेरे साथ। विक्रम खुद आगे की तरफ बढ़ा, जबकि वैशाली ने मुश्किल से जमीन पर नजरें की। उसके पीछे अंदर की ओर कदम बढ़ाए थे। हवेली के मेन गेट पर वो लोग पहुंचे तो सामने ही सबको बैठा देखकर वो समझ गया कि आज उसकी अदालत में पेशी है। उसके बिल्कुल पीछे ही वो अपने कदम रोक गई थी। रितिका जी के चेहरे पर बेइंतहा गुस्सा और नफरत थी। यही हालत उसके बाप राघव चौधरी का भी था। नजरें भटकाते हुए अपनी माँ को ढूंढ रही थी, लेकिन संजना जी का कहीं अता पता नहीं था। निहारिका की गोद में अपनी 1 साल की बच्ची को देखते हुए विक्रम का दिल चाहा कि वो उसे फौरन वहां तक पहुंचे और अपनी गोद में अपनी प्यारी सी बच्ची को उठा ले। जबकि सोनाली भी अपने बाप की एक झलक पाकर अब मुस्कुराहट दे रही थी। उस मुस्कुराहट को देखकर विक्रम के दिल को गहरा सुकून मिला था। सिवाय उसकी बेटी के और किसी ने भी मुस्कुराकर उसका स्वागत नहीं किया था। सोनाली के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी जैसे वो अपने पापा के इस काम से बहुत खुश है। चौधरी विक्रम, तुम जिस लड़की को इस घर में लेकर आए हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है? विक्रम की दादी रितिका जी ने गुस्से से कपकपाती आवाज में कहा। दादी जी, मैंने शादी की है और शादी करके इस लड़की को नहीं, बल्कि अपनी बीवी को इस घर में लाया हूँ। चौधरी विक्रम ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। और तुम्हें लगता है कि ये शादी करके तुमने अच्छा किया? इस बार राघव चौधरी ने भी वही सवाल दोहराया। शादी करना कोई जुर्म तो नहीं पापा, विक्रम गंभीर आवाज में बोला। लेकिन तुम्हें वहां मुंशी नरेश की बेटी की शादी में भेजा था। ये तो नहीं कहा था कि उसकी बेटी को शादी करके इस घर में ले आओ। ये कौन सा तरीका है? रितिका जी की बात पर विक्रम के माथे पर बल पड़ गए। दादी जी, मुंशी नरेश जी ने हमेशा हमारे साथ अच्छा किया है, अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया है। जब उन्हें हमारी ज़रूरत थी तो मैं कैसे पीछे हट जाता। गंगा, चौधरी विक्रम ने अपनी दादी को सब समझाते हुए नौकरानी को आवाज़ दी। जी बड़े चौधरी, वैशाली को मेरे कमरे में ले जाओ, विक्रम ने रौबदार अंदाज में कहा। ये अंदर नहीं जाएगी, ये हवेली में नहीं रहेगी। अब तक चुप खड़े अंशुल शुक्ला भी बोल पड़े थे। वो कैसे किसी और लड़की को अपनी बेटी सुहानी की जगह देते, कैसे मान लेते कि जिस कमरे में सुहानी और विक्रम रहते थे अब किसी पराई लड़की का वास होगा। अंकल जी, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। आपको क्या दिक्कत है? ये हमारे घर का मामला है। विक्रम की वोहें तन गई थीं। तुम भूल रहे हो कि ये मेरी बेटी का घर भी है।
ये लड़की सुहानी की जगह नहीं ले सकती। तुम एक बच्ची के बाप हो और किसी और लड़की को मेरी नातिन सोनाली के सौतेली माँ बनाकर कैसे ला सकते हो? मैं इस लड़की को कभी अपनी बेटी की जगह नहीं देख सकता। अंशुल शुक्ला की बात सुनकर विक्रम का गुस्सा और बढ़ गया। एक मिनट, मैं यहाँ सबको एक बात क्लियर कर दूँ। ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैं नहीं चाहता कि कोई इसमें दखल दे। ये शादी मैंने अपनी मर्जी से की है। सोनाली मेरी बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे अकेले संभाल सकता हूँ। अपनी बेटी के लिए मुझे किसी के आगे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि उसे कैसे पालना है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इस बात से दूर रहें। विक्रम के तेवर देखकर वहां मौजूद सब लोग खामोश हो गए थे। तुम जाति कर रहे हो? रितिका जी ने धीमी आवाज में कहा। मैं किसी के साथ जाति नहीं कर रहा दादी जी। सुहानी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। हालात ऐसे थे कि मुझे ये शादी करनी पड़ी, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। लेकिन जीवन में मेरा इरादा बने इसमें क्या गलत है? इतना मुद्दा मत बनाइए। गंगा, वैशाली को कमरे में लेकर जाओ। विक्रम की बातों के बाद सब चुप हो गए थे। वैशाली गंगा के साथ कांपते कदमों से कमरे की ओर बढ़ गई। विक्रम ने आगे बढ़कर सोनाली को निहारिका की गोद से ले लिया। बाप को देखते ही वो खिलखिला उठी थी। उसके चेहरे पर वो खुशी साफ दिख रही थी। विक्रम की गोद में आते ही उसे एक अलग ही सुकून मिलता था। तभी विक्रम की माँ संजना जी उसके पास आईं, जबकि बाकी लोग जा चुके थे। बेटा, ये बहुत बड़ा फैसला है जो तुमने लिया है। कोई और तुम्हारा साथ दे या ना दे, तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। जानता हूँ माँ, आप मेरे खिलाफ नहीं जाएंगी, और यकीन मानिए मैंने सिर्फ एक मजबूर बाप की मदद की है, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। क्या बेटा, क्या शादी के अलावा कोई और रास्ता नहीं था? संजना जी ने उलझन में पूछा। माँ, उस समय मुझे यही रास्ता सही लगा। शायद ऊपर वाले को भी यही मंजूर था। वो सोनाली की तरफ देखते हुए बोला, जो हर पल अपने बाप का ध्यान चाहती थी। विक्रम जब सोनाली को गोद में लेता तो दुनिया से बेखबर हो जाता था। संजना जी उसके कंधे पर हाथ रखकर अंदर चली गईं। निहारिका को भाई का ये फैसला पसंद नहीं आया था, लेकिन उसे रोकने का हक भी उसके पास नहीं था। उसकी सोच के मुताबिक उसके भाई को भी खुशी से जीने का पूरा अधिकार था, और अगर उसने अपनी जिंदगी के लिए शादी का फैसला ले ही लिया था तो सबको उसके फैसले में उसका साथ देना चाहिए था। निहारिका सोचते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी कि एकदम आगे से आकर मोहित ने उसका रास्ता रोका। उसका हाथ थामे वो उसे लिए सीढ़ियां चढ़ता चला गया। दोनों के घरों की छतों पर आने जाने के लिए कोई बाउंड्री नहीं थी। ये कहना सही रहेगा कि दोनों की छतें आपस में एकदम मिली हुई थीं। मोहित भी इस वक्त छत से होता हुआ निहारिका से मिलने आया था और उसका हाथ पकड़कर छत पर ले आया। छत पर एक गेस्ट रूम बना हुआ था। वो सीधा गेस्ट रूम में गया और दरवाज़ा लॉक कर दिया। तुम्हारा भाई समझता क्या है खुद को? उसे क्या लगता है कि वो मेरी बहन की जगह किसी 2 टके लड़की को दे देगा और हम सब चुपचाप सहेंगे? मोहित ऊंची आवाज में चिल्ला रहा था, जबकि निहारिका आंखें बंद किए उसकी दहाड़ सुन रही थी। मैं अपनी बहन की जगह किसी को भी लेते हुए नहीं देख सकता। सुना तुमने? वो निहारिका के चेहरे पर अपनी गर्म सांसें छोड़ता हुआ चिल्लाया था। आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? आपको जो बात करनी है आप जाकर भाई से करें। मैंने उन्हें नहीं कहा कि वो शादी करके आ जाए। ये उनका अपना पर्सनल मामला है। निहारिका ने पूरे कॉन्फिडेंस से उसे जवाब दिया। इस बात पर मोहित को सख्त गुस्सा आया और गुस्से से उसके बालों को पकड़कर खींचते हुए अपने चेहरे के करीब उसका चेहरा करके उसकी आंखों में झांका। बहुत ज़्यादा जुबान चल रही है तुम्हारी। पहले तो इस तरह की नहीं थी। भाई की बारी आई तो जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। मोहित ने उस पर तंज के तीर बरसाने शुरू कर दिए। मैं किसी के लिए सजा क्यों भुगतूं मोहित? अगर आपको भाई के इस काम से तकलीफ पहुंची है तो आप उनसे जाकर बात करें, और अगर सजा देना चाहते हैं तो मुझे छोड़ दें, ख़त्म कर दें इस रिश्ते को, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन आप मुझ पर इस तरह जुल्म नहीं कर सकते। उसकी बातों पर मोहित का दिमाग भड़क उठा था। वो किस तरह अपने मुंह से अलग होने की बात कह सकती थी?
वो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे बोल गई? मोहित ने उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों को अपनी पकड़ में ले लिया और उसकी सांस रोक दी। निहारिका का चेहरा एकदम लाल हो गया था। वो पहली बार उसके करीब आया था, वरना बस आम सी बातें कर कर निकल जाया करता था। लेकिन आज तो उसके होठों पर अपने गर्म होठों का स्पर्श छोड़ता हुआ वो उसके होश उड़ा चुका था। निहारिका ने खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मोहित की पकड़ और मजबूत होती चली गई। वो उसके लबों पर पूरी जुनूनियत से झुका हुआ था और गुस्से में उसके नर्म होठों पर जख्म देकर पीछे हटा। उसके लाल अनार जैसे चेहरे को देखकर वो अपने अंदर का गुस्सा कम करने के लिए गहरी सांस भरने लगा। आज पहली बार तुमने मुझसे अलग होने की बात की है और तुम्हारे इन होठों को मैंने ये सजा दी है। अगर आगे से ऐसे शब्द तुम्हारे इन होठों से निकले तो तुम्हारी जान इन होठों से मैं खुद ही निकाल लूंगा। वो अपने होठों को अब उसके होठों के जख्म से धीरे धीरे छूता हुआ बेहद गुस्से भरे शब्दों में बोला था, प्लीज मोहित दूर रहिए मुझसे, मुझे दर्द हो रहा है। उसकी आंखों से आंसू बहने के लिए तैयार थे, उसके होठ कांप रहे थे, बल्कि पूरा वजूद ही इस वक्त लड़जा रहा था। मोहित ने उसे अपनी बाहों में भरकर बिस्तर पर ले आया। वो डर के मारे पीछे की तरफ से उतरने लगी कि मोहित ने उसके दोनों तरफ बाजू रखते हुए उसके फरार का रास्ता रोक लिया। मंगनी के बाद तुम पर अब तक किसी तरह का कोई हक नहीं जताया मैंने, इसलिए तुम्हारी आवाज़ आज यहाँ तक पहुँच गई। अगर तुम्हें पहले ही एहसास दिला दिया होता कि तुम सिर्फ मेरी हो, तो तुम भूलकर भी अपनी जुबान पर मुझसे अलग होने के लिए शब्द ना निकालती। वो उसकी गर्दन पर झुकता हुआ उस पर अपना स्पर्श छोड़ने लगा था और निहारिका बुरी तरह तड़प उठी थी। वो अपना कुछ बोझ उस पर डाले हुए था, जबकि वो बहुत पैनिक हो रही थी। वो पूरी तरह उसकी कैद में थी और उसकी जानलेवा स्पर्श पर तड़पती जा रही थी। लेकिन मोहित का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके स्पर्श और बेबाक हरकतों पर निहारिका की जान हथेली पर आ गई थी। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे थे, जिसे मोहित ने फौरन महसूस कर लिया था। वो भीगी आंखों और कांपते होठों से बोली, आई एम सॉरी, आगे से मैं तुमसे अलग होने की बात नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज़ दूर रहिए मुझसे। मोहित अपनी जगह पर रुक गया था। उसने जरा सा ऊपर होते हुए उसकी आंखों में देखा, जहां आंसू चमक रहे थे। आंसुओं के साथ दर्द था, तकलीफ थी, शिकवा था, शिकायत थी और कांपते होठों पर माफ़ी थी। क्या कहा, दोबारा बोलो। मोहित को लगा शायद गलती से उसके मुंह से ये सब निकले हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद कभी भी आपसे अलग होने की बात नहीं करूँगी। उसके शब्दों ने मोहित के अंदर तक सुकून उतार दिया था। वो धीरे से पीछे हटता हुआ उसका हाथ पकड़कर उसे भी अपने सामने खड़ा कर गया। लेकिन उसके अंदर से तो जैसे जान ही निकल गई थी। वो वापस लड़खड़ा कर गिरने लगी कि मोहित ने उसकी कमर के पास अपनी मजबूत बाहें रखते हुए अपने सीने से लगा लिया। 100 बातों की एक बात, तुम सिर्फ मेरी हो, मोहित शुक्ला की, और अपनी आखिरी सांस तक मेरी ही रहोगी, और कभी भी मुझसे अलग होने के बारे में सोचा तो तुम्हारी जान ले लूँगा। वो जुनूनी अंदाज में निहारिका के चेहरे को देखता हुआ अब नरमी से उसके होठों पर मरहम रखने लगा था। वैशाली के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था कि विक्रम चौधरी पहले से शादीशुदा था, बल्कि उसकी एक बेटी भी थी। उस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ आंधियां चल रही हों, सिसकियों और साए साए की आवाज़ें गूंज रही थीं। ये बात उससे छुपाई गई थी और इस धोखे से उसे गहरा दुख पहुंचा था। वो विक्रम के कमरे में बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी वक्त गुजर गया था, लेकिन विक्रम कमरे में नहीं आया। यहाँ तक किसी ने उसकी भी खबर ना ली थी। हालांकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी, मगर किसी ने उसे पानी तक नहीं दिया था। बेबसी के मारे उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। कैसी दुल्हन थी वो, जिसका स्वागत उसे दुत्कार किया गया था। जिस तरह से उसकी शादी और विदाई हुई थी, वो जानती थी कि कोई भी दिल से उसे स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन इतनी बेइज्जती होगी ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद जब विक्रम कमरे में नहीं आया, तो उसने अपना घूंघट खुद ही उठा दिया और उठकर खड़ी हो गई। वो कोई आम लड़की नहीं थी, वो वैशाली थी, मास्टर डिग्री होल्डर,
कॉलेज में लेक्चरर। उसे अपनी ज़िंदगी अपने उसूलों पर जीने की आदत थी। वो कोई मासूम, भोली-भाली, डरपोक सी लड़की नहीं थी। उसे वक्त और हालात को काबू करना आता था। इस वक्त वो एक ऐसे धोखे के गहरे सदमे में थी जो विक्रम ने दिया था, लेकिन फिर भी वो अपने बाप का सिर नीचा नहीं कर सकती थी। उस लम्हे उसके बाप को राघव चौधरी ने सहारा दिया था और उसका एहसान का बदला यही था कि अब वैशाली उसकी बेटी को भी अपना लेती। ज्वेलरी उतार कर वो एक तरफ रखते हुए अपने खूबसूरत लहंगे को देखने लगी, जिसे उसने बहुत शौक और चाव से बनवाया था। रेड कलर का लहंगा पहने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कितनी तारीफ की थी उसके दोस्तों ने, क्या कुछ नहीं कहा था। वो खुद पर एक तंज भरी हंसी हंसते हुए ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी अपने आप को देख रही थी। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो वो चौंकी और पलट कर देखा तो देखती रह गई। वो खूबसूरत, हैंडसम, दिल को धड़काने वाली पर्सनैलिटी, हुस्न का मालिक मर्द, क्या वो उसका पति था? रास्ते भर भी उसने घूंघट रखा था। हवेली में दाखिल हुई तब भी उसने घूंघट रखा था, लेकिन अब जो उसने देखा तो देखती रह गई थी। वो विक्रम चौधरी था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जबकि विक्रम ने जब अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखा तो वो भी पत्थर हो गया। वो भी खूबसूरती में कम नहीं थी, इतनी खूबसूरत जैसे किसी ने दूध में हल्का सा केसर घोल दिया हो। ऐसी गुलाबी रंगत, ऐसा नर्म नाजुक वजूद, क्या ये मुंशी नरेश की बेटी हो सकती है? विक्रम को तो लगा था कि वो गांव की कोई आम सी शक्ल सूरत की लड़की होगी, जबकि सामने खड़ी लड़की तो खूबसूरती में अपनी ही मिसाल आप थी। एक पल को विक्रम के दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया और वो खुद भी हैरान रह गया। वैशाली ने फौरन अपना चेहरा मोड़ लिया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसका तरासा हुआ खूबसूरत बदन देखकर किसी भी बड़े से बड़े इंसान का दिल फिसल सकता था। चौधरी विक्रम की तो वो बीवी थी, उसकी जिंदगी में पूरे हक के साथ शामिल हो चुकी थी। विक्रम को अपनी नजरें उसके ऊपर से हटानी चाहिए थी, लेकिन उसकी आंखें पलटने से इनकार कर रही थीं। उसको देखना गुनाह तो नहीं था, वो तो उसकी बीवी थी, वो देख सकता था। यही सोचकर उसने अपनी नजरें हटाने का इरादा छोड़ दिया और गहरी नजरों से वैशाली को देखने लगा। फिर धीरे धीरे उसके करीब आया, उसके पीठ के पीछे खड़े होकर आईने में उसका खूबसूरत वजूद देख रहा था, जो इस वक्त चौधरी के दिल पर कयामत ढा रहा था। वैशाली की नज़रें सामने शीशे पर गईं तो हटाना भूल गई थी। वे दोनों साथ खड़े एकदम परफेक्ट लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। वैशाली के दिल ने गवाही दी कि इस इंसान के लिए वो अपनी जान भी दे दे। आप थक गई होंगी, जाकर चेंज कर लीजिए। विक्रम के शब्दों ने वैशाली के ख्वाबों का महल बनने से पहले ही ढा दिया था। वो तो उसके मुंह से तारीफ सुनने की उम्मीद कर रही थी, ना कि चेंज करने की। लेकिन विक्रम ने ये कहकर उसे उसकी औकात याद दिला दी थी। अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा छा गया और वो वहां से हटती हुई ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। विक्रम खुद को बुरी तरह डांटता हुआ बेड पर जा बैठा। सुहानी उसकी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी। सुहानी उससे दीवानों की तरह प्यार करती थी। वो भी सुहानी को पसंद करता था, इसलिए उससे शादी कर ली थी। वो एक अच्छी बीवी साबित हुई थी। उसकी संगत में विक्रम बहुत खुश था, लेकिन उसकी जिंदगी एक आम रूटीन पर चल रही थी। 1 साल का साथ था, वो अभी उसे भूला तो नहीं था। तो क्या 2 साल में उसका दिल इतना खाली हो गया कि किसी दूसरी लड़की ने उस पर दस्तक दे दी? वो अपने घने वालों को सुलझाता हुआ खुद ही उलझ रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो सुहानी के साथ बेवफाई कर सकता है। माना कि वो इस बात से पूरी तरह अपसेट हो गया। खुद को उससे कैसे दूर रखना है, ऐसे उल्टी सीधी बातें सोचता हुआ वो बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वैशाली खुद को कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। विक्रम चौधरी ने पल भर में ही उसके सारे अरमानों को मिट्टी में मिला दिया था। अचानक ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आंसुओं को भीतर ही समेटते हुए उसने लहंगा चेंज करने का इरादा किया और आसपास नज़र दौड़ाई। वहाँ 2-3 वार्डरोब मौजूद थीं। उसने एक खोलकर देखा तो उसमें लेडीज़ के ढेर सारे
कपड़े मौजूद थे। वैशाली के दिल में दर्द की तीस उठी। ये यकीनन विक्रम चौधरी की पहली बीवी के कपड़े थे और आज वो उसकी जगह पर मौजूद थी। दिल फिर से दुखने लगा। उसने गुस्से से कार्डबोर्ड बंद किया और बिना चेंज किए ही ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल आई। विक्रम शॉवर लेकर ड्रेसिंग के सामने खड़ा बालों में कंघी कर रहा था। उसे बिना चेंज किए बाहर आते देखकर उसके माथे पर बल पड़े। क्या हुआ, आपने चेंज क्यों नहीं किया? वहाँ मेरे कपड़े नहीं है, वहाँ तो। सिर झुकाए उसने धीमी आवाज में कहा और अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन कार्डबोर्ड में तो बहुत सारे कपड़े मौजूद हैं, आप उनमें से कोई ड्रेस पहन ले। विक्रम उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला था। माना कि गरीब हूँ लेकिन किसी की उतरन नहीं पहनती। वैशाली के शब्दों पर विक्रम ठिठक गया और गहरी नजरों से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी, जैसे अपनी बात कहकर उसे सुकून मिला हो। विक्रम को उसका एटीट्यूड अलग सा लगा। आपकी ड्रेस कल तक आ जाएंगी, लेकिन इस वक्त अगर आप सुहानी के कपड़े भी पहन लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सुहानी इस दुनिया में नहीं है और क्या, आपने मुझे धोखा देकर मुझसे शादी की। आपने बताया क्यों नहीं कि आप शादीशुदा थे और एक बच्ची के बाप भी। वैशाली ने अपने आंसू रोकते हुए कहा। उसकी बात पर विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने मैंने तुम्हारे पापा से सब कुछ बता दिया था, कुछ नहीं छुपाया। तुम्हारे पापा नरेश को मैंने सारी सच्चाई बताई थी और ये भी कहा था कि आप अपनी बेटी को सब कुछ बता दें। शायद उन्होंने तुमसे छुपाया हो। विक्रम अफसोस से सिर झुकाता हुआ पीछे हट गया। ये सुनकर वैशाली ने अपने होंठ दांतों तले दबा लिए। मतलब उसके पापा ने ही उससे ये सब बातें छुपाई थी। दुख से आंखें मीचते हुए उसने गहरी सांस ली। एक मिनट, तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने अपनी बेटी की खातिर तुमसे शादी की है ताकि तुम मेरी बेटी को संभालो? तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते ये शादी की है। माना कि नरेश अंकल बहुत अच्छे इंसान हैं, आप उनकी बेटी हैं, यकीनन अच्छी होंगी, लेकिन अपनी बेटी के लिए मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। उसके लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। विक्रम ने बिस्तर पर लेटते हुए वैशाली के दिमाग में आने वाले सारे सवालों का जवाब एक ही बार में दे दिया था। आप अमीरों के भी अजीब चोचले हैं। एक से आ जाए तो दूसरी, दूसरी से आ जाए तो तीसरी। जितनी मर्जी शादी कर ले, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? पैसा है ना? वो गुस्से से पलटी और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। उसकी बात का न सिर था न पैर। विक्रम देर तक सिर झटकता रहा और फिर अपना मोबाइल उठाकर कॉल करने लगा। ऑनलाइन ही उसने वैशाली के लिए कपड़ों का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। उसके साइज के कपड़ों पर क्लिक करता जा रहा था। उसका नाजुक वजूद अभी भी विक्रम की आंखों में घूम रहा था। वो बहुत खूबसूरत थी। इस बात को विक्रम ने दिल ही दिल में कबूल कर लिया था, लेकिन जुबान उतनी ही तेज थी। वो सिर झटकता मोबाइल एक तरफ रखकर सोने के लिए लेट गया। सोनाली हर रात अपनी दादी रितिका के साथ सोती थी, क्योंकि रितिका जी चाहती थी कि वो उनके पास रहे। उनकी ख्वाहिश को वो टाल नहीं सकता था। काफ़ी देर बाद वैशाली कमरे से लौटी और तपे हुए अंदाज में बोली, मुझे कहाँ सोना है, बेड पर या नीचे काउच पर ही सो जाऊं? तुम यहाँ बिस्तर पर सो सकती हो, विक्रम ने संजीदगी से कहा। वैशाली ने गुस्से से तकिया सीधा करते हुए उस पर अपना सिर पटका और विक्रम की तरफ पीट करके लेट गई। विक्रम ने उसका एटीट्यूड देखा तो हैरान रह गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो सुहानी से बिल्कुल अलग थी। सुहानी तो उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाली लड़की थी, उसकी नकल करती थी, जबकि ये लड़की विक्रम को टफ टाइम देने वाली थी। सुबह के वक्त वैशाली की आंख खुली तो सिर हल्का हल्का दर्द कर रहा था। उसने सिर थाम कर आंखें खोली तो अपने सिर के नीचे तकिए की बजाय सख्त चट्टान महसूस की। उसका दिल धक से रह गया। वो तकिए पर नहीं थी, बल्कि विक्रम चौधरी की बाजू पर सिर रखे सो रही थी। कलाइयों के बल देखकर उसने चेहरा ऊपर किया और विक्रम को देखा। वो बेखबर सो रहा था, लेकिन उसका एक बाजू वैशाली को अपनी बाहों में समेटे हुए। वैशाली के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। शायद रात को सोते हुए वो उसके करीब आ गई थी।
धीरे से उसकी बाजू अपने कंधे से पीछे हटाना चाहा ताकि उसे दूर हो सके, लेकिन तभी विक्रम ने उसे अपनी ओर खींच लिया और अपनी बाहों में समा लिया। वैका वैशाली के होठ विक्रम की गर्दन से छू गए थे। उसके गले में एक गुलटी सी उभर कर गायब हो गई थी। वो वहीं जमी की जमी रह गई। पहली बार उसके होठों ने किसी मर्द को छुआ था। वो वेध्यानी में विक्रम के नैन नक्श में खो गई थी। भगवान ने उसे बहुत खूबसूरती से तराशा था। वो बेहिसाब खूबसूरत था। वैशाली, उसके बाल, उसकी आंखें, उसके नाक, कान, गाल, हल्की सी दाढ़ी और उसके कटावदार होठों को देखते हुए सब कुछ भूल चुकी थी। उसका जी चाहा कि वक्त यहीं थम जाए। ये सब बहुत अच्छा लग रहा था और इसी वक्त वो उलझन का शिकार थी कि उसे वो अच्छा क्यों नहीं लग रहा था। अचानक विक्रम की आंख खुल गई। वो नींद से जागा तो अपनी बाहों में वैशाली को पाया। एक पल के लिए वैशाली के चेहरे की तरफ देखते ही रह गया था। वो टकटकी बांधे सिर्फ उसे ही देख रही थी। फिर फौरन से अपनी बाहों का घेरा उसके कंधों से हटाया और पीछे हो गया। आई एम सॉरी, शायद नींद में। विक्रम अपनी आंखें जबरदस्ती खोलते हुए पीछे हटा और उससे माफ़ी मांग रहा था। हाँ, नींद में आपको लगा कि आपकी बीवी सुहानी है और आपने मुझे अपने सीने से लगा लिया, लेकिन आँख खुली तो आपका ख्वाब भी टूट गया, है ना? बहुत दुख की बात है। वैशाली ने तंज के तीर भिगो भिगो कर उस पर फेंके। विक्रम को उसकी बात करने का अंदाज सख्त बुरा लगा और खासकर सुहानी के बारे में इस तरह से बात करने पर वो गुस्से में आ गया था। झटके से उसके बाजू को पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए बोला, मेरी मरी हुई बीवी के बारे में कुछ मत कहना वैशाली, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए उसके बारे में कोई गलत बात मत बोलना। रही बात तुम्हारे करीब आने की, तो वो सब नींद में हुआ, जानबूझकर नहीं। और बात बात पर ये सुहानी का नाम तुम्हारी जुबान पर ना आए। विक्रम के गुस्से और कड़कदार आवाज पर एक पल को वैशाली सहम गई थी और फौरन सिर हिलाकर हामी भर दी। विक्रम उसका बाजू छटकता हुआ छोड़ता हुआ बिस्तर से उठा और बाथरूम में बंद हो गया। वैशाली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एक बांटा हुआ आदमी नहीं चाहिए था। हाँ, वो गरीब थी। वो किसी गरीब से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन ऐसे इंसान से नहीं जिसके दिल में किसी और का नाम बसता हो। वो चाहती थी कि उसका पति सिर्फ उसका हो, उसके दिल में सिर्फ वैशाली हो। तो क्या उसकी ये चाहत गलत थी? अपने आंसू पोंछते हुए वो खुद से लड़ रही थी। मैंने फैसला किया है कि निहारिका की शादी, जो कि 1 महीने बाद होनी थी, अगले ही हफ्ते कर दी जाए। सुबह नाश्ते की टेबल पर रितिका जी ने सबको अपना फैसला सुनाया तो एक पल के लिए वहां मौजूद सब लोग चौंक गए थे। आप क्या कह रही हैं माँ जी, निहारिका की शादी इतनी जल्दी क्यों? राघव चौधरी को ऐतराज हुआ। क्योंकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब इस शादी में देर करनी चाहिए। उन्होंने कड़कदार शब्दों में जवाब दिया। मुझे तो लगता है कि ये शादी अब होनी ही नहीं चाहिए। एकदम से अंशुल शुक्ला की बात पर सब लोगों ने पलटकर दरवाजे की ओर देखा, जहां अंशुल शुक्ला अंदर दाखिल होते हुए अपनी बात कह रहे थे। उनके पीछे पीछे मोहित भी दाखिल हुआ था। उसने अपने बाप को सुबह सुबह चौधरी हवेली में आते हुए देखा था और उसका माथा ठनक गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इसलिए वो अपने बाप के पीछे पीछे हवेली में चला आया था। और अब अंशुल शुक्ला की बात सुनते ही मोहित का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। वो अपने बाप को एकटक देखे जा रहा था। उसका बाप अपने बेटे की नज़रें बहुत अच्छे से महसूस कर गया। वो जानता था कि निहारिका उसके लिए क्या अहमियत रखती है। लेकिन अंशुल शुक्ला अपनी बात कहकर खामोशी से हवेली से निकल गए, जबकि मोहित ने गुस्से से अपना हाथ साइड पर पड़ी हुई कांच की टेबल पर मारा। कांच टूटकर चकनाचूर हुआ और उसका हाथ जख्मी हो गया। सोनाली जी जल्दी से मोहित की तरफ बढ़ी। बेटा, ये क्या कर दिया तुमने? खुद को चोट पहुंचा ली। बैठो यहाँ। वो बहुत जल्दी जल्दी उसका हाथ टिश्यू से साफ करने लगी और गंगा से कहा, फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। निहारिका ने जब मोहित के जख्मी हाथ को देखा तो उसका दिल एक पल के लिए दहल गया था, लेकिन होठ खामोश रहे। मोहित, इतना भी जुनूनी होना अच्छी बात नहीं होती। खैर, आप सब लोग तैयारी करें। निहारिका की शादी इसी हफ्ते कर दी जाएगी।
रही बात अंशुल की, तो मैं उससे बात कर लूँगा। रितिका जी अपना फैसला सुनाकर वहाँ से उठकर चली गई थीं। मोहित, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी बैंडेज कर दूँ। सोनाली जी ने उसे उठाकर कमरे में ले जाना चाहा। आंटी, आप टेंशन न लें, मैं खुद ही बैंडेज लगा लूँगा। वो गुस्से से हाथ छुड़ाता हुआ घर से बाहर निकलता चला गया, जबकि सोनाली जी बेबसी से उसे देखती रह गई। घर आया तो मोहित की माँ ने जब उसका हाथ जख्मी देखा तो उनका दिल भी दहल गया। ये क्या हुआ मोहित, मम्मा पापा को समझा लें। मेरे और निहारिका के बीच किसी भी तरह की कोई दूरी पैदा ना करें, वरना शायद वो अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देंगे। और उनकी माँ अच्छे से समझ गई थी कि क्या मसला हुआ है, क्योंकि अंशुल शुक्ला घर से यही बात कहकर निकले थे कि वो ये शादी नहीं होने देंगे। उनकी आंखों में बेबसी के मारे आंसू आ गए थे। उनकी बेटी तो भगवान के पास चली गई थी, लेकिन अब वो अपने बेटे को खुश देखना चाहती थी और उसकी खुशी निहारिका में थी। उधर चौधरी हवेली में मोहित के जाने के बाद सब लोग दोबारा से नाश्ते में लग चुके थे, लेकिन निहारिका का दिल बेचैन था। वो सबसे नजरें बचाकर घर से बाहर निकल आई और बराबर में बने हुए मोहित के घर में दाखिल हो गई। वो हिम्मत करके घर तक तो आ गई थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत मोहित के कमरे में जाने की नहीं हो रही थी। उसे मोहित से डर लग रहा था। कल भी मोहित ने उसके साथ जो कुछ किया, उसके बाद वो वाकई उसके जुनून से डरने लगी थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अपने कदम अंदर बढ़ा ही गई थी। सामने ही वो सोफे पर बैठा अपने हाथ को देख रहा था, जबकि उसके हाथ से निकलता हुआ खून अभी भी नीचे गिर रहा था। वो धीरे से उसके करीब आई और पास पड़ा फर्स्ट एड बॉक्स खोलकर उसके हाथ पर रुई रखते हुए खून रोकने की कोशिश करने लगी, जबकि उसकी आंखों में आंसू खुद ब खुद निकल रहे थे। वो छोटे से दिल की मालिक थी, किसी जानवर की तकलीफ पर भी रो पड़ती थी, और यहाँ तो उसने सामने मोहित था, उसका मंगेतर, उसका दिल, उसकी धड़कन। वो वाकई मोहित से बहुत मोहब्बत करती थी और उसे खोने का सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे कि उसे लगा शायद अब उनके रास्ते अलग हो जाएंगे। अपने हाथ को जख्मी क्यों किया मोहित, वो रोते हुए शब्दों में पूछ रही थी, पर मोहित उसे खामोशी से देखता रहा, कुछ भी नहीं बोला। वो उसके हाथ पर बैंडेज करती रही, आंसू पोंछती रही और उसे दुख से देखती रही। इतना चुप क्यों हो मोहित, प्लीज़ ऐसे खामोश मत रहो, और खुद को चोट क्यों पहुंचाई। सुहानी मेरी इकलौती बहन थी, बहुत मोहब्बत करता था मैं उससे। जिंदगी जीने की वजह ये बहनें ही तो होती हैं, उनकी खिलखिलाहटें होती हैं। मैं बहुत मिस करता हूँ उसको। ये 2 साल कैसे गुजरे मुझे नहीं पता निहारिका, पर उसके संग जो वक्त गुजरा मैं नहीं भूल पा रहा। वो आज भी मेरी यादों में जिंदा है, मैं उसे भूल नहीं सका। तो तुम्हारे भाई ने उसे कैसे भुला दिया, वो तो उसकी जिंदगी का हिस्सा थी, उसकी बीवी थी, उसके बच्चे की माँ। वो कैसे उसको भुला गया, क्यों किसी बाहर की लड़की को वो किसी की जगह लेकर आ गया कि मेरे दिल में और हमारे खानदान के दिलों में दरार आ गई। उसकी बात पर निहारिका ने उसे गौर से देखा। मोहित, सुहानी भाभी आज भी भाई के दिल में बसती हैं और हमेशा बसेंगी। उनकी हमेशा अच्छी यादें ही रहेंगी। ये मत सोचो कि वो चली गई हैं, क्योंकि वो आज भी हम सबके दिलों में जिंदा हैं। और रही बात भाई की, क्यों उन्होंने बाहर की लड़की को सुहानी की जगह दी, तो ऐसा नहीं है। भाई ने अपनी मजबूरी की भी बताई है, और वो वजह भी जिसकी वजह से भाई ने उस लड़की से शादी की। आप भाई की नीयत पर शक मत करें। सुहानी उनके साथ 1 साल रही और इस 1 साल में भाई ने उन्हें अपनी पलकों पर बिठाया था, उससे बहुत मोहब्बत की थी। लेकिन भगवान जी ने सुहानी भाभी को अपने पास बुला लिया। ये बहुत बड़ी आजमाइश है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, भाई के लिए भी, खासकर भाई के लिए तो कुछ ज़्यादा ही। आखिर सुहानी भाभी अपने प्यार की निशानी उनकी गोद में डालकर चली गईं। अगर उन्होंने किसी लड़की से शादी करनी होती तो सुहानी भाभी के जाने के 1-2 महीने बाद ही कर लेते, न कि 1 साल तक इंतज़ार करते। सिर्फ एक चीज़ को सोचो कि मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। सबको आगे बढ़ने का हक है, सबको अपनी जिंदगियां और खुशियां जीने का हक है, और ये तो भगवान के फैसले होते हैं, हमें उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। निहारिका ने बहुत धीमी आवाज़ में और बहुत प्यार भरे शब्दों में मोहित को समझाने की कोशिश की।
एक तरफ उसका भाई था विक्रम चौधरी, तो दूसरी तरफ मोहित। दोनों में से किसी एक को भी चुनना वो सोच भी नहीं सकती थी। विक्रम अपनी जिंदगी का फैसला कर चुका था। अब वो जो भी था, जैसा भी था, वो फैसला हो चुका था। वैशाली खानदान की बहू बन चुकी थी। अब सबको इस फैसले के साथ ही जीना था। फिर समझौता करने में देर कैसी। कार्डबोर्ड में नए डिजाइन और नई स्टाइलिश के ड्रेस देखकर वैशाली की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थीं। विक्रम ने अपना कहा सच कर दिखाया था। सुहानी के सब कपड़े वहां से गायब थे। विक्रम ने उसके लिए हर तरह के डिजाइन के बेशुमार कपड़ों से उसकी अलमारी भर दी थी कि एक पल के लिए वैशाली को लगा वो पूरा शहर ही खरीद लाया हो। उसकी पर्सनल ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी, जिसे देखते ही वैशाली के कानों में से शर्म के मारे धुआं निकलने लगा था। उसके गाल लाल टमाटर जैसे हो गए थे। वो इतनी गहराई तक चला जाएगा, वैशाली को इसका अंदाज़ा नहीं था। वो हाथ में सारा सामान लेकर उसका साइज नंबर चेक कर रही थी। एकदम परफेक्ट। बड़ा घुन्ना है, नज़रों ही नज़रों में मेरा साइज भी पता कर लिया। वो अभी सोच ही रही थी कि कदमों की आहट पर पीछे मुड़कर देखा। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रहा था। सारा सामान जल्दी से उसने पीठ के पीछे छिपा लिया। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ मंगा दी है। किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। जी मैं बता दूंगी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या बोले, जबकि उसके शर्म से लाल गाल देखकर विक्रम के होठ मुस्कुरा उठे थे। उसके हाथों में छुपा सामान भी वो देख चुका था। होठ दबाकर अपनी हंसी रोकता हुआ वो कमरे से वापस चला गया, जबकि वैशाली ने चैन की सांस ली और सारा सामान जल्दी से अलमारी में रखकर उसे बंद कर दिया। सुबह नाश्ते की टेबल पर हुई बहस के बाद सारा दिन वो अपने कमरे में बंद रही। दिन में उसका खाना भी उसके कमरे में ही भिजवा दिया गया था। न वह खुद बाहर आ रही थी, ना ही कोई उसे मजबूर कर रहा था कि वो बाहर आए। घर वालों ने फिलहाल उसके साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं जोड़ा था। यहाँ तक कि कोई उसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, जिस वजह से वैशाली का दिल और भी ज़्यादा उदास होने लगा था। शाम के वक्त उसका दिल घबराया तो वो बाहर निकल आई। बहुत बड़ा गार्डन था। वो वहाँ बैठकर कुछ पल के लिए अपने दिमाग को फ्रेश करने लगी। पीछे से एक छोटी सी बच्ची की खिलखिलाहट सुनकर वो मुड़ी। निहारिका के हाथ में एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन वो विक्रम की बेटी थी। वैशाली ने फौरन अंदाज़ा लगा लिया, वो बहुत प्यारी और खूबसूरत थी। वैशाली को देखते ही वो और ज़ोर से हंसने लगी। वैशाली का दिल उसकी ओर खींचने लगा और वो खुद को उसके पास जाने से रोक ना पाई। क्या मैं इसे अपनी गोद में उठा सकती हूँ? वैशाली ने निहारिका से इजाज़त मांगी। उसकी आंखों में रोशनी के लिए ढेर सारा प्यार देखकर निहारिका ने सोनाली को वैशाली के हाथों में दे दिया। नन्ही सी नाजुक सी 1 साल की बच्ची को उठाकर वैशाली बहुत खुश हुई। उसे लगा जैसे उसके हाथों में कोई छोटा सा खिलौना थमा दिया गया हो। सोनाली का भी यही हाल था, जैसे वो उसे बरसों से जानती हो। उसके गाल से अपना गाल जोड़ते हुए वो और जोर से खिलखिलाने लगी थी। दूर से संजना जी ने ये मंजर देखा तो उनके दिल में जैसे सुकून उतर गया था। भगवान बुरी नज़र से बचाए। बहुत प्यारी है ये। क्या ये सारा दिन आपके पास होती है? वैशाली ने सोनाली के गालों को चूमते हुए निहारिका से पूछा। नहीं, हमेशा तो मेरे पास नहीं होती। कभी कभी मेरे पास, कभी मम्मी के पास तो कभी दादी के पास होती है। कभी कभी ये अपनी नानी के घर भी चली जाती है। सब मिलकर इसका ख्याल रखते हैं, लेकिन माँ जैसा ख्याल तो कोई भी नहीं रख पाता है ना। वैशाली ने उदास शब्दों में कहा। माँ तो नसीब वालों को ही मिलती है। निहारिका के जवाब पर वैशाली का दिल सख्त दुख से पसीज गया था। क्या वो उसकी माँ नहीं बन सकती थी? भगवान ने इतना प्यारा रिश्ता उसे दिया था, उसे इस काबिल समझा कि वो उसकी परवरिश कर सके, तो फिर वो क्यों अपनी आंखें इस बच्ची से मोड़ रही थी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस बच्ची से आंखें नहीं फेर सकती। अगर भगवान ने इस बच्ची की माँ को ले लिया था, तो एक माँ के रूप में मेरे हवाले इस बच्ची को सौंप दिया था। इस बात को समझने में वैशाली को एक पल ही लगा। क्या सोचने लगी, मैं इसे अंदर ले जाऊं? निहारिका ने सोनाली को वैशाली के हाथों से लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन सोनाली
वैशाली से चिपक गई। वो उसके पास से हटना ही नहीं चाहती थी। ये मंजर देखकर अंदर आता विक्रम भी हैरान रह गया था। उसकी मासूम सोनाली इस वक्त वैशाली से ऐसे लिपट गई थी जैसे वैशाली ही उसकी सगी माँ हो। संजना जी भी अपने कमरे की खिड़की से ये मंजर देख रही थी। उनके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान सजी हुई थी। आखिरकार उनके बेटे की जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए कोई आ ही गया था। भाभी, आप सोनाली को मुझे दे दीजिए। भाई ने आपके हाथों में सोनाली को देखा तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। निहारिका ने धीमे शब्दों में वैशाली से कहा तो वैशाली का चेहरा एक पल में मुरझा गया। क्या मतलब, आपके भाई ने मना किया है कि मुझे सोनाली को न दिया जाए? उसके माथे पर बेशुमार बल पड़ गए थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है भाभी, उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन क्या? वैशाली ने उसकी बात को जैसे पकड़ लिया और गुस्से से सोनाली को निहारिका की गोद में देते हुए खुद अंदर की तरफ बढ़ गई, जबकि सोनाली की आंखें आंसुओं से भरने लगी थी और उसने वैशाली के आगे बढ़ने पर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वैशाली के कदम वहीं रुक गए। वो दिल कराकड़ के वहां से अपने कदम आगे नहीं बढ़ा सकी थी। निहारिका मुश्किल से सोनाली को संभालते हुए उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, जबकि सोनाली बार बार वैशाली की तरफ अपने हाथ बढ़ाकर उसे बुलाने की कोशिश कर रही थी। वैशाली ने पलटकर एक नज़र सोनाली को देखा। वो उसके लिए रो रही थी। ये बात हैरान कर देने वाली थी। अचानक ही वैशाली ने उसे आगे बढ़कर उसे वापस अपनी गोद में ले लिया और उसके गालों पर चटाचट प्यार करने लगी। आंखों में आंसू लिए वो उसे ऐसे प्यार कर रही थी जैसे वो उसकी सगी बेटी हो, जैसे वो कहीं खो गई थी और आज उसे मिल गई हो। उन दोनों का एक दूसरे से इतना गहरा प्यार देखकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह गया था। ये भगवान का ही चमत्कार था कि सोनाली वैशाली की गोद में आते ही खामोश हो गई थी और उसके चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई थी। आज निहारिका की शादी थी। बड़ी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। एक लंबे अरसे के बाद बड़ी हवेली में खुशियां लौट आई थीं। वैशाली को भी सब हवेली के लोगों ने कबूल कर लिया था, सिवाय विक्रम के। वो अभी तक उसे अपनी बीवी का स्थान नहीं दे पाया था। और दूसरी हस्ती थी इस हवेली की बड़ी चौधरान रितिका जी। उन्होंने भी अभी तक वैशाली को स्वीकार नहीं किया था। वैशाली को देखते ही वो अपना मुंह फेर लेती थी, लेकिन वैशाली ने उनकी परवाह नहीं की, क्योंकि बाकी सब लोग, घर वाले उसके साथ बहुत अच्छे से रहते थे। इस समय एक चीज जो उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी वो था सोनाली का उसके करीब रहना। वो सोनाली की सारी जिम्मेदारियां खुद अपनी मर्जी से ले चुकी थी और बिल्कुल एक माँ की तरह उसका ख्याल रख रही थी। निहारिका की विदाई के दिन उसने और सोनाली ने एक जैसी ड्रेसिंग की थी। वो तो छोटी सी परी को पाकर बहुत खुश थी। सोनाली वैशाली के साथ ऐसे खुश रहती जैसे वैशाली उसकी सगी माँ हो। भगवान अपनी कृपा बनाए रखे, बुरी नज़र से बचाए। आपने विक्रम चौधरी की शादी कब कर दी? बहुत खूबसूरत बहू ढूंढ कर लाई हैं आप चौधरायन जी। उनकी एक दोस्त ने वैशाली की तारीफ करते हुए कहा। हाँ, बस ले आए। रितिका जी से कुछ जवाब न बन पड़ा तो उन्होंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, रंग रूप तो बहुत खूबसूरत है, यकीनन विक्रम की पसंद से लाई होंगी। एक और औरत ने बीच में आकर उनकी बातों में हिस्सा ले लिया तो रितिका जी की नज़र वैशाली पर जा ठहरी। उस वक्त वो सजी धजी वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका रंग रूप देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो किसी गांव से मुंशी की बेटी है। उनके अंदाज और तौर तरीके और रहन सहन सब कुछ बहुत अलग था। ये सब देखकर चौधरायन रितिका जी के दिल में भी उसके लिए थोड़ी सी नरमी पैदा हुई थी। बहुत खुशगवार माहौल में निहारिका की विदाई कर दी गई, जबकि अंशु शुक्ला अब भी नाराज से दिखाई दे रहे थे। एक एक करके सब लोग वहां से जाने लगे। आखिर में जब अंशु शुक्ला ने अपने कदम घर से बाहर निकाले तो विक्रम उनके सामने आकर खड़ा हो गया। आप नाराज हैं मुझसे? विक्रम ने कमर पर हाथ बांधे मोहब्बत और सम्मान से पूछा। उन्होंने एक नज़र विक्रम को देखा जो उनका दामाद रह चुका था और हमेशा उनका दामाद रहेगा। ये वही ख्वाहिश रखते थे, पर हर ख्वाहिश पूरी हो ये ज़रूरी तो नहीं। वो एक गहरी सांस भर कर रह गए। अगर नाराज़ हैं तो फिर नाराज़गी का इजहार कर सकते हैं अंकल जी।
अगर किसी वजह से आपका दिल दुखा है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। अंशु शुक्ला ने अपनी नज़रें झुका लीं, जबकि विक्रम ने आगे बढ़कर उनके हाथों को थामा। नहीं बेटा, मैं क्यों नाराज़ होने लगा? हर एक को हक है कि वो आगे बढ़े, अपनी खुशियाँ समेटे। बस मेरी बेटी की उम्र ही इतनी थी, भगवान से वो इतनी ही उम्र लिखवा कर आई थी। तुम या हम क्या कर सकते थे? अंशुल शुक्ला को आज सुहानी की बहुत याद आ रही थी। मोहित की शादी के लिए उसने क्या क्या प्लानिंग नहीं की थी। आज उसकी शादी हो गई लेकिन वो नहीं थी। आप ऐसे दुखी बातें करेंगे तो उसकी आत्मा को तकलीफ पहुंचेगी। उसको भगवान के हवाले कर दिया तो बस ज़्यादा मत सोचो। विक्रम ने उसको बहुत मोहब्बत से कहा। यार, वो इतनी जल्दी क्यों चली गई? अंशुल शुक्ला एकदम से विक्रम के हाथ थाम कर रो पड़े। विक्रम से भी उन्हें बेहद मोहब्बत थी। उन्होंने विक्रम को हमेशा अपना बेटा समझा था, बेटों से भी ज़्यादा। वो उसके साथ दोस्तों की तरह रहते थे। हाँ, नाराज़ हो गए थे, लेकिन अब जब विक्रम के सामने से आकर उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया तो वो खुद को संभाल ना सके और रो पड़े। विक्रम ने आगे बढ़कर उन्हें अपने सीने से लगा लिया। अच्छे लोगों को भगवान जल्दी अपने पास बुला लेता है अंकल जी। हौसला रखें, सब्र से काम लें। वो भी आज सुहानी के यहाँ ना होने की वजह से बहुत दुखी था, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे सब बेबस होते हैं। उसके आगे के फैसले कोई नहीं जान सकता। विक्रम के सीने से लगकर अंशुल शुक्ला को ऐसा लगा जैसे उनकी बेटी ने उन्हें अपने सीने से लगाए हों। वो आंखें बंद करके सुकून महसूस करने लगे। फूलों से सजे कमरे में जैसे ही मोहित दाखिल हुआ, सामने अपने दिल की चाहत, अपनी मोहब्बत को अपने लिए पुरजोर से सजा देखकर उसके अंदर एक सुकून सा उतरा। उसकी तरफ कदम कदम बढ़ाता वो उसके दिल की धड़कनों को भी बढ़ा रहा था। उसके करीब बैठते हुए उसका नर्म मुलायम हाथ अपने हाथों में थामते हुए सहलाने लगा। वो बहुत खामोश था। उसकी खामोशी को महसूस करती निहारिका ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मोहित, निहारिका तड़प उठी थी। वो क्यों रो रहा था? जब उसने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों के कोने गीले हो गए थे। निहारिका ने अचानक उसे अपने गले से लगाया तो वो आंखें बंद कर गया। आई एम सॉरी निहारिका, उस दिन तुम्हारे साथ गुस्से में। वो उसके गर्दन पर अपनी बाहें लपेटकर माफ़ी मांग रहा था। वो सिर हिलाते हुए खुद भी रो पड़ा। प्लीज़ मोहित, ऐसा मत करो। मुझे तुम्हारे आंसू तकलीफ दे रहे हैं। वो बुरी तरह रो दी थी। तुम मेरी हो जानता हूँ, फिर भी तुम्हें सजा देने चला था। उस दिन गुस्से में हर हाथ पार करने वाला था मैं। मोहित ने उसे अपने दिल की बात बताते हुए उसकी आंखों में देखा। निहारिका का दिल धक से रह गया। उस दिन अगर तुम सॉरी ना कहती तो शायद मैं अपनी हर हद पार कर देता, तुम्हें तोड़ चुका होता। अगर उस दिन सब कुछ हो जाता तो शायद मैं तुमसे और खुद से नज़रें मिलाने के काबिल ना रहता। उस दिन मैं बहुत गुस्से में था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। निहारिका, मेरी बहन की जगह विक्रम ने किसी और लड़की को दे दी थी। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। मैं तुम्हें तकलीफ देकर तुम्हारे भाई को तकलीफ देना चाहता था, लेकिन नहीं दे सका। वो सिर झुका गया। कुछ गलत करने से पहले ही भगवान ने मुझे रोक दिया था, कुछ गलत होने से बचा लिया था। लेकिन मैं हमारे खूबसूरत रिश्ते को आगे बढ़ाने से पहले ये सच्चाई तुम्हें बता देना चाहता था, ताकि तुम मुझे माफ़ कर दो। मोहित ने सच्चे दिल से उससे माफ़ी मांगते हुए उसकी ओर देखा। निहारिका ने मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देखते हुए दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया था कि उसे समझने वाला हमसफ़र मिला था। लेकिन वो मोहित को यूं टूटा हुआ नहीं देख सकती थी, और जो कुछ उसने किया ही नहीं उसके लिए वो माफ़ी मांग रहा था। निहारिका धीमा सा मुस्कुराती उसके माथे पर अपने होठ रख गई थी। मोहित ने सुकून से अपनी आंखें बंद कर लीं। आप मेरा सब कुछ हो मोहित। आप अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती भी कर लेते तब भी वो आपका हक था, क्योंकि मैं आपका नाम के साथ खुद को बहुत पहले से ही जोड़ चुकी थी। हाँ, भले उसमें मेरी मर्जी शामिल ना होती, लेकिन मैं आपको आपका हक देने के लिए उस वक्त भी आपको शर्मिंदा ना करती। निहारिका की बातों पर मोहित दिल से मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में भरकर अपना सुकून उसकी बाहों में तराशने लगा था। ये ये क्या है? वो अंदर आया तो बेबी कॉट पर सोनाली को सोता देख हैरानी से वैशाली को देखा। धीरे बोलिए,
अभी सोई है, वैशाली ने सरगोशी के अंदाज में कहा। लेकिन ये यहाँ, वैशाली ये यहाँ क्या कर रही है? विक्रम को अभी भी हैरानी हो रही थी। वो अपने नानू के साथ सोई थी, उनकी ख्वाहिश पर। आज वैशाली उसे यहाँ ले आई थी। कहीं संजना जी नाराज न हो जाए, ये सोचते हुए विक्रम एकदम संजीदा हुआ और गुस्से में वैशाली को बाजू से थामकर ड्रेसिंग रूम की तरफ ले गया। अंदर ले जाते ही दीवार के साथ पिन किया। किससे पूछकर तुम सोनाली को यहाँ ले आई हो? हाँ बोलो, किसने तुम्हें ये हक दिया कि तुम अंशु शुक्ला से सोनाली को लेकर यहाँ आ जाओ? वो गुस्से से उसके बाजू को दबोचते हुए ठंडे शब्दों में बोल रहा था। उसके इस जुनूनी अंदाज पर वैशाली की आंखें भर आईं। बाजू छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। वो अपना बाजू छुड़ाकर रोते हुए बोली, मेरी बच्ची से दूर रहो। तुम उसे उसके अपनों से दूर करने की कोशिश मत करना, समझी? विक्रम ने गुस्से से उसे छोड़ा तो वो हैरान होकर उसे देखने लगी। जहाँ सब घर वालों ने उसे अपना लिया था, आज खुद विक्रम ने ही उसे छोड़ दिया था। रितिका जी ने उसे प्यार से बुलाया था तो वो कितनी खुश हुई थी। और फिर संजना जी ने खुद सोनाली को उसे सौंपा था। उन्हें इस वैशाली पर पूरा भरोसा था, लेकिन भरोसा नहीं था तो सिर्फ इस सामने खड़े इंसान को। और सोनाली उसी की तो बेटी थी। वैशाली ये बात कैसे भूल सकती थी? विक्रम की बातों पर उसके अंदर अंगारे से दहक उठे थे। वो झटके से वापस बाहर निकलने लगी कि विक्रम ने उसे अपनी ओर खींच लिया। वो सीधा उसके सीने से आ लगी। वो सो रही है, सुबह होते ही उसे उसकी माँ के पास छोड़कर आना। अब की बार विक्रम धीमे शब्दों में बोला था। छोड़ आऊंगी आपकी बेटी को आपकी माँ के पास। उसने अपने आंसू पलकों पर आने से पहले ही पीछे धकेलने की कोशिश की। विक्रम को अपने सख्त रवैये पर अफसोस हुआ था और वो पीछे हट गया। वैशाली उसके बाजू छोड़ते ही खामोशी से ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल गई। विक्रम होठ भींचता रह गया था। बिस्तर पर लेटा उसका रुख सोनाली की तरफ था। वो लगातार उसे देख रही थी। उसका नन्हा वजूद वैशाली को सुकून दे रहा था। वो उसके पति की पहली बीवी की बेटी थी, लेकिन उसके बावजूद उसे दिलो जान से प्यारी थी। विक्रम कमरे से बाहर निकल गया। काफी देर बाद वो वापस कमरे में आया था। संजना जी से बात करके वो कुछ हद तक सुकून में था, लेकिन उनकी ये बात कि वैशाली को वो अपना ले उसे उलझन में डाल रही थी। वो सोनाली की तरफ देखती हुई या तो सो रही थी या सोने की कोशिश कर रही थी। विक्रम समझ नहीं सका था, लेकिन उसकी करीब लेटकर उसे खींचकर अपनी ओर कर लिया तो वो रोते हुए उसके सीने से जा लगी। विक्रम हैरान हुआ। उसे लगा वैशाली उसे पीछे धकेल देगी, लेकिन वो उसके सीने से लगी हिचकियों के साथ रो रही थी और इस बात पर उसे एक अजीब सा सुकून मिला। रो क्यों रही हो? विक्रम ने बहुत प्यार से पूछा। उसे जवाब देने की बजाय वो अपनी नाक से सकते हुए उसकी शर्ट से साफ करने लगी। विक्रम को एक सुकून सा मिला था, जैसे वो उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। सुनो, अगर इसी तरह रोगी तो मेरे सोए हुए जज्बातों को तुम जगा दोगी और मुश्किल फिर तुम्हें ही उठानी पड़ेगी, मुझे नहीं। उसके कान में धीरे से सरगोशी करता हुआ विक्रम शरारत से हल्का सा हंसा। वो पीछे हटती आंसू पोंछ गई थी। कैसी मुश्किल? उसकी लाल नाक आज फिर विक्रम को अपनी ओर खींच रही थी। धीरे से आगे बढ़ते हुए उसने उसकी नाक की टिप पर अपने होंठ रख दिए और दांतों से हल्का सा काटा। वो सीख करके पीछे हटती। ये क्या था? वो माथे पर बल डालकर विक्रम से पूछने लगी। ये लव वाइट, वो प्यार से बोला और उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वो सीधा उसके ऊपर गिर गई और उसके सीने से जा टकराई। विक्रम के अंदर एक स्पार्क सा हुआ था। उसकी नर्म धड़कनों को अपने सीने पर महसूस करके सुहानी के जाने के बाद आज 2 साल में वो पहली बार किसी लड़की के करीब आया था, वो भी अपनी बीवी वैशाली के। वो उसे उसका हक देना चाहता था और खुद भी उसकी वजूद से उसकी रूह में समा जाना चाहता था। बेटी को अपना लिया, क्या बाप को नहीं अपना सकती? विक्रम की गंभीर आवाज़ सुनकर उसने एक नज़र उसकी ओर डाली। बेटी के बाप को तो शादी की पहली रात ही अपना लिया था, वो दिल से बोली तो विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। उसके बाल कान के पीछे करता उसके माथे पर होठ रख दिए। ये देखकर वो मुस्कुरा पड़ी। वो उसके सीने पर सिर रख गई थी। मुझे खुशी है कि आप मेरे करीब आए।
उसकी धीमी सरगोशी ने विक्रम को हैरत में डाल दिया था। और मुझे गर्व है कि तुम मेरी जिंदगी में आई, विक्रम ने कहते हुए उसे सख्ती से अपने सीने में भींच लिया और वैशाली को सांस लेना भी मुश्किल हो गया। विक्रम, वो घबराए हुए शब्दों में बोली। वो खुमारी भरी नजरों से उसे देखने लगा। मेरी सांस अटक रही है। जबकि विक्रम ने अचानक पोजीशन बदल ली और अब वो वैशाली को नीचे दबाए अपनी गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में ऐसी चाहत थी कि वैशाली पलकें झपकना ही भूल गई थी। बहुत खूबसूरत हो तुम। उसके धीमे शब्द वैशाली के दिल की धड़कनों को और तेज कर गए थे। उसकी उंगलियां उसके चेहरे के नन्हे नन्हे नक्श को छूती हुई जैसे उसे अपनी रूह में उतार लेना चाह रही थी। वैशाली उसकी इस नज़दीकी में खोती चली गई थी। उसका हर स्पर्श उसे मदहोश कर रहा था। मुकद्दर ने भले उन्हें मिलाया था, लेकिन वक्त ने उन्हें एक दूसरे को समझने और महसूस करने का ये अनमोल पल दिया था। उनके बीच की दूरियां मिट चुकी थीं और अब वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि जैसे उनकी सांसें भी एक हो गई हों। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।